एक बार फिर से इस देश में केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही, केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का तरीका और केंद्रीय एजेंसियों पर हमले ये सुर्खियों में है। बात हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले और उससे पहले और उसके बाद आए लगातार बयानों की। इस पूरी फहरिस्त में जोड़ना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। खुद उनके मंत्रिमंडल के साथ ही इस बात की भविष्यवाणी करते हैं। हालांकि भविष्यवाणी जिस दिन के लिए होती है वो गलत साबित होती है, लेकिन वो आशंकाएं या दूसरे पक्ष के लिए संभावनाएं अभी भी लगातार दिखाई दे रही हैं। क्या एक बार फिर से लोकसभा वाले चुनावी साल में केंद्रीय एजेंसियां राजनीति का मुद्दा बनेंगी? क्या केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित दिखाई देती है और क्या वो सच में प्रेरित है? इस पर बात करेंगे खबरों के खिलाड़ी के आज इस खास शो में। एक वरिष्ठ पैनल मेरे साथ मौजूद है और बिना किसी देर के परिपाटी को थोड़ा सा बदलते हुए विनोद सर, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा और वो ये कि शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ईडी अब कुछ बड़े खुलासे करने जा रही है। उसके बाद ईडी की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचती है, उस पर हमला हो जाता है। टीएमसी की ओर से तमाम नेता ये कह रहे हैं कि देखिए शुभेंदु ने कहा था, मतलब केंद्रीय एजेंसियां उनके इशारे पर काम कर रही हैं और गुस्सा भी इसी बात का लोगों का था, नेताओं का नहीं था। तो हमला तो एक पक्ष है, लेकिन उससे पहले आए भी बयान एक पक्ष हैं। उन दोनों ही बातों को आप कैसे जोड़कर देख रहे हैं? नहीं, देखिए, शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में रहे हैं, बड़े नेता थे, ममता जी के बहुत भरोसेमंद थे। नंदीग्राम वही लेके गए थे ममता जी को चुनाव लड़ाने। तो खुलासे शुभेंदु अधिकारी ही करते हैं, ईडी की क्या जरूरत है? जब आप नज़दीकी होते हैं तो आपको पता होगा। लेकिन इस तरह के बयान देने से हो सकता है उन्होंने बयान ऐसे दिया हो, कोई जरूरी नहीं कि, लेकिन इससे क्या होता है, एजेंसी की विश्वसनीयता पर एक सवाल उठता है। इस तरह के सत्ताधारी पक्ष के लोग जब बयान देते हैं, जैसे जब बीजेपी के लोग दिल्ली में बयान देते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो ही जाएगी, तो हो सकता है राजनीतिक बयान हो। मुझे लगता है ऐसे मामलों में सत्ताधारी दल के लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। उससे दिक्कत एजेंसियों की पड़ती है। अब हुआ क्या, आपने शुभेंदु अधिकारी ने बयान दे दिया, वो ईडी के लोग गए और वहाँ भीड़ हिंसा हुई। वो जो कतई, मतलब उसका तो कोई किसी तरह से उसका तो औचित्य ठहराया नहीं जा सकता। वो तो शर्मनाक, निंदनीय, दंडनीय है। उस पर तो ममता बनर्जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उस घटना के पीछे सूत्रधार, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी हो या दिल्ली में बीजेपी के नेता हो या और नेता, उनको कम से कम अपनी सरकार के हित में, अपनी पार्टी के हित में, केंद्रीय एजेंसियों के हित में अपनी बयानबाजी तो नहीं करनी चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में जहां एजेंसीज की कार्यवाही चल रही हो या जुड़ी हो। इतना संयम तो बरतना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कि आपको ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करना, बयान दे दीजिए और नतीजा भुगते वो जो है ईडी के अधिकारी जो घायल पड़े हुए हैं, जिनकी हालत खराब है जी। तो ये इसलिए मुझे लगता है इस मामले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जिन्होंने हमला किया। एक बयान को लेकर के आप हमला नहीं कर सकते, उस हमले को कैसे उचित ठहराया जा सकता। इसलिए पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई ममता बनर्जी को करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अपने सभी नेताओं को निर्देश देना चाहिए कि भाई जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं उन्हें करने दीजिए। जब सारी चीज़ें सामने आ जाएँ, किसी के खिलाफ ठोस सबूत आ जाए, चार्जशीट फाइल हो जाए या ईडी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तब आप उसके आधार पर बयानबाजी करिए। आप एडवांस में बयानबाजी करके क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि ईडी उनके हिसाब से काम कर रही है, या आप बताना चाहते हैं उन्हें सब कुछ पता है? तो मुझे लगता है इतना संयम तो पहले भी एजेंसियों कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन मुझे नहीं याद आता है कि राजनीतिक दल के लोग इस तरह बयानबाजी पहले करते हों। कार्रवाई होने के बाद जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और ये होता था, ये हुआ, लेकिन ये इन दिनों जो चलन चला है, और इससे फिर क्या होता है, जो विपक्ष को मौका मिलता है एजेंसियों पर सवाल उठाने का, और एजेंसियां राजनीति के केंद्र में आ जाती हैं और राजनीति का शिकार हो जाती हैं, जो लोकतंत्र के लिए न शुभ है, न देश के लिए शुभ है और ना ही सरकार के लिए शुभ है। और जहां अपनी बात को खत्म कर रहे हैं पूर्णिमा जी, मैं वही पूछना चाहता हूं जिन भविष्यवाणियों का जिक्र सर ने बखूबी किया। मनोज तिवारी कहते हैं कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का, कुछ दिन बाद मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई दिखती है, फिर वो कहते हैं अगला नंबर केजरीवाल का, केजरीवाल को समन जाता है। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं ईडी की टीम आती है, कार्रवाई नहीं हो पाती है, उनके ऊपर हमला पहले हो जाता है। जब ऐसी भविष्यवाणियां होती हैं तो विपक्ष को क्या ये मौका मिल जाता है, ग्राउंड मिल जाता है, या आप ये मानती हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई है वो सत्ताधारी दल से प्रेरित होती है और इसीलिए वो एक इंटीमेशन वाली, अब जो सर ने भी बात कही कि वो एक इंटीमेशन दिख रहा है कि जो सत्ता में है उसको पता है ये होने वाला है, वो कुछ दिन पहले ही कह दे रहा है? देखिए उत्कर्ष जी, मैं कुछ भी आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि बंगाल में जो हुआ है
जो हमला हुआ और जो ईडी का अधिकारी घायल हुआ, वो हर तरह से उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसको तो जस्टिफाई किसी तरह से नहीं किया जाना चाहिए। और ममता बनर्जी को तो इमीडिएट जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जेल में डालना हो जेल में डाल दे, जो करना हो करना चाहिए। इसके बाद मैं लेकिन जोड़ना चाहूँगी कि ये जो बयान पहले आ जाते हैं, सत्ताधारी लोगों के बयान आ जाते हैं और उसके बाद जो ईडी की कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं एक लिंक उससे एस्टैब्लिश हो जाता है और तब ये लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ईडी तो उनके इशारों पे काम कर रहा है। ईडी जैसी संस्थाओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने को निष्पक्ष रख के काम करें, लेकिन हमारे यहाँ इधर पिछले कुछ सालों में ऐसा नहीं होता दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई और चुनाव आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। बेशक कार्रवाई के बाद करोड़ों करोड़ों का माल निकलता है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन हम ये क्यों देख रहे हैं कि जब चुनाव कहीं आता है या किसी नेता को बीजेपी को फंसाने की मंशा दिखती है, उसके बाद उस पर ईडी की कार्रवाई हो जाती है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा भूपेश बघेल के खिलाफ बिल्कुल जस्ट चुनाव से पहले कैसे महादेव ऐप का मामला और उनके ऊपर ईडी का शुरू हो गया सारा, वहाँ अशोक गहलोत के बेटे के घर ईडी की टीम कैसे पहुंच गई। तो ये चुनाव से रिलेटेड जब कार्रवाइयाँ होने लगती हैं तो हमें दिखता है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला ले लीजिए, केजरीवाल ने तो बयान जारी किया है कि हमें ये चुनाव प्रचार में रोकने के लिए, सिर्फ जेल में डालने के लिए ये कर रहे हैं, इनकी मंशा मुझे गिरफ्तार करना है। तो वो जो शंका है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है उत्कर्ष जी, कहीं ना कहीं वो शंका सरकार के जो भी लोग हैं उनके और ईडी के जो कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है बयानों में और एक्शन में, उसकी वजह से उत्पन्न होती है। सरकार को चाहिए कि ऐसी एजेंसी की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसलिए उस हिसाब से आचरण करें उनके नेता, वो जो नहीं हो रहा है। और ईडी की कार्रवाई भी हमें बहुत एक तरफा दिखाई देती है। कर्नाटक में एक बीजेपी के नेता के घर से करोड़ों रुपए हुए बरामद, वो कहाँ चला गया उसका कोई हमें जिक्र नहीं सुनाई देता है। उधर जो महाराष्ट्र में कई नेता हैं, अजीत पवार ही जैसे ले लीजिए, उनके साथ के कई लोग जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई थी, आज वो बड़े शान से मंत्री बने बैठे हैं। तो जो ये एक तरफा बायस्ड एक्शन ईडी का दिख रहा है और उसमें सरकार के जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स दिखाई दे रही हैं, इस वजह से ये माहौल विशिएट हो गया है, बहुत विद्वेष क्रिएट हो गया है इनके कार्रवाई को लेके। ईडी को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, भ्रष्टाचार को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक तरफा कार्रवाई जो होती दिखती है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपने एक शब्द कहा कोऑर्डिनेशन, और बिलाल साहब मैं इस शब्द को और इस विषय को दोनों को ही थोड़ा सा विस्तार देते हुए आपके पास आना चाहता हूँ। क्या ये कोऑर्डिनेशन विपक्षी नेताओं में और दलों में अब कम हुआ है? संजय सिंह के मामले में हमने देखा था कि ऐसा लग रहा था कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ अब विपक्ष एक स्वर में बात रखेगा, लेकिन फिर एक झारखंड का मामला आया, करोड़ों रुपए दिखे, और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में जो हो वहां पर कांग्रेस विरोध कर रही है टीएमसी का कि देखिए टीएमसी के राज में ऐसा हो रहा है, स्थानीय यूनिट जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। दिल्ली में जिन संजय सिंह के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ थे, हर कोई घर बैठा था, उनकी पत्नी के साथ बैठी तस्वीरें दिखाई दे रही थी। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक भविष्यवाणी होती है और उस इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से कोई एक रीट्वीट या उस ट्वीट पर अपनी तरफ से कोई बात वो नहीं जोड़ी जाती है। यानी आपकी दिक्कत आप झेलिए, क्या इंडिया अलायंस में जो एकजुटता संजय सिंह प्रकरण में दिखाई दी थी वो डाइल्यूट हो गई है, वो खत्म हो गई है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको समझने की ज़रूरत है। तो पहले तो मैं विनोद जी और पूर्णिमा जी से उस बात पर सहमत हूँ कि किसी तरह भी किसी भी केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको पूरे प्रोस्पेक्ट्स में देखने की ज़रूरत है। ये पहली बार हमला नहीं हुआ, इससे पहले भी वेस्ट बंगाल के अंदर ईडी के अधिकारियों को ऑफिस में बिठा लिया गया था घंटों, और जिसका नोटिस केंद्र से लेते हुए उन्हें छोड़ा गया, एक प्रेशर बनाया गया था। तो ये स्थितियाँ पैदा होनी थी। जो आपने अब सवाल किया, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आप पार्टी अपने आप में एक पार्टी भी है, एक लार्जर लेवल पे इंडिया गठबंधन का पार्ट भी है। इसी तरह जेएमएम सोरेन साहब पर ईडी के हमले में नोटिस जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे, तो वो अपना आप एक पार्टी भी है, लार्जर लेवल पे इंडिया गठबंधन के पार्ट भी है। इसी तरह आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अपना आप में पार्टी भी है, लार्जर लेवल पर इंडिया गठबंधन की पार्टनर भी है। और ये चीज़ को देखने की ज़रूरत है, जो ईडी की जो कार्रवाई है, ये निष्पक्षता का जो एक आवरण इसे पहनाया जा रहा है भ्रष्टाचार के आड़ में, इस पर लोगों को एक डाउट है। क्योंकि इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि देखिए, शराब नीति घोटाले के अंदर जिस तरह से केजरीवाल पर एक
तलवार लटकी हुई है। उसी शराब नीति घोटाले पर बीआरएस चंद्रशेखर राव की बेटिया कविता राव, वो क्यों खाम, उन पर क्यों नहीं नजर जाती किसी की। उसी तरह आप यहाँ देखिए, वाईएसआर रेड्डी देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू देख लीजिए, वहाँ पर क्यों नज़र नहीं जाती किसी की, उन पे भी ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। इसी तरह आप यहाँ देख लीजिए कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टनर्स जिनको प्रेशर में ये कहा गया आप इंडिया गठबंधन से हट के चुनाव लड़िए, मेरा इशारा उत्तर प्रदेश की एक पार्टी की तरफ है जो न्यूट्रल होकर चुनाव लड़ना चाहती है, तो इसको भी आप देखने की कोशिश कीजिए। और फिर दूसरी तरफ ये देखिए जो इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स हैं उन पर क्यों कार्रवाई होती है। वो इसलिए होती है कि अवधारणा में जो मौजूदा समय में एक चुनाव जीतने की रणनीति है कि हमारे पास ताम झाम दंड भेद सभी तरह के हथकंडे मौजूद हैं और हमारे साथ एक धार्मिक राजनीति भी जुड़ी है, तो हम उस धार्मिक राजनीति के आवरण पे सिर्फ चुनाव नहीं जीत सकते। दरअसल जब तक आप इंडिया गठबंधन का लार्जर नैरेटिव जो समीकरण उसको नहीं तोड़ेंगे तब तक एनडीए का विनेबिलिटी का समीकरण भी पूरा नहीं होता। तो एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि नैरेटिव के बाद ये यकीनन इंडिया गठबंधन को ये समझना चाहिए कि उसका एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, उसका एक कंट्रोलिंग पॉइंट होना चाहिए। जब उसके घटक दलों पर किसी तरह की भी आपत्ति होती है तो वो नैरेटिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन एक जॉइंट फॉर्म में एक एक्ट करे या एक संयुक्त रूप से रिएक्ट करे, ताकि इंडिया गठबंधन का नैरेटिव मजबूत हो। तभी वो नैरेटिव एनडीए के गठबंधन के सामने एक पैरेलल रूप में आके खड़ा हो सकता है, अदरवाइज इंडिया गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। वो जो परसेप्शन में जो एनडीए कर रहा है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, फिर वो उसको राजनीतिक कामयाबी हासिल हो जाएगी अगर इंडिया ने अपने घटक दलों का संयुक्त रूप से संरक्षण नहीं किया। ठीक है, अवधेश जी मैं आपके पास आता हूँ और कुछ नाम लेने के साथ। तेजस्वी यादव लगातार पेशी और उनकी लगातार मामले चल रहे हैं। हेमंत सोरेन, जैसा कहा गया कि उन पर नोटिस जा रहे हैं, वो पेश नहीं हो रहे हैं। ममता बनर्जी, उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों के खिलाफ नोटिस हैं, भतीजे का नाम सामने आता रहा है। अगर आप चले जाएं दूसरे केसेस में तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला इस तरीके के नोटिस और केसेस झेल रहे हैं। वैभव गहलोत, भूपेश बघेल, और इस फहरिस्त में सारे नाम एक जगह के दिखाई देते हैं। फिर महाराष्ट्र में भी आ जाइए तो संजय राउत का नाम आपको वहाँ पर दिखाई देता है। सवाल ये उठता है कि अगर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग चिटफंड केस में शामिल थे तो शुवेंदु जब उस मंत्रिमंडल का हिस्सा थे तो वो अभी तो आप भूपेश बघेल तक पहुंचते हैं कि मंत्रिमंडल ने कोई फैसला किया, अरविंद केजरीवाल तक पहुंचते हैं क्योंकि साथियों ने कोई फैसला किया, लेकिन जो साथ रहे, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, फिर नोटिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए जो पुराने साथी रहे। और इससे ये जो सवाल उठ रहा है ना, एजेंसियां चुनकर कुछ लोगों को ही निशाना बना रही हैं, ये सवाल इसलिए उठता है। तो उठता है तो इसका जवाब ईडी को देना चाहिए, या अवधेश कुमार कहाँ से जवाब देंगे? नहीं, क्या आप इस बात से सहमत है कि केंद्रीय एजेंसियों? लेकिन सुनिए ऐसा है कि ईडी ने 22 दिसंबर 2023 को एक पूरा डाटा जारी किया है, पूरी लिस्ट की हमारे पास कितने केसेस है, कि उसने बताया है कि हमारे पास जितने केसेस है उसमें से 2.98% ही विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, मंत्रियों सबको मिला करके है, 3% भी नहीं है। और उससे कई गुना ज़्यादा नौकरशाहों पर मामले हैं, 1500 के आसपास नौकरशाह बड़े लेवल के हैं जो ईडी के मामले में फंसे हुए हैं, उनकी तो हम चर्चा नहीं करते हैं। तो ये क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास एक ताकत होती है, कोई सत्ता में है, मीडिया तक पहुंचते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स मीडिया तक आए हैं, पूरे जजों पर मामले हैं, जज भी फंसे हुए हैं इस मामले में, वो हमारे पास कहाँ आ रहा है? स्वयं ईडी के लोग फंसे। अभी तो एक अधिकारी पकड़ा गया है कुछ ही दिन पहले घूस लेते हुए, और फिर उसके पैसे की जांच भी ईडी कर रही है। तो हमारे देश की राजनीति है और राजनीति में ये सब होता है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ईडी ने जितने नेताओं पर केस किए हैं वो सारे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई गलत तरीके से लेन देन नहीं किए हैं, जिनका भ्रष्टाचार में हाथ नहीं था? बड़ा सवाल उठता है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, देखिए उन्होंने पहली बार कारण बताया कि 5 राज्यों के हमारे चुनाव है, मैं पार्टी का प्रमुख हूँ, उसके नाते नहीं जा सकता हूँ। दोबारा बताया कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री के होना थे, बहुत सारे काम है, दिवाली है, यह नहीं जाती। तीबारा उन्होंने कहा कि भाई आपके संबंध से पता ही नहीं चलता है कि आप हमने किस रूप में बुलाया है, गवाह के रूप में बुलाया है, एक्यूज के रूप में बुलाया है, या हमसे कोई चीज़ जानना चाहते हैं, ये आपका स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे वो लगातार बहाने, क्योंकि ईडी को तात्कालिक रूप से किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।
अगर कोई बार बार सम्मन जारी करने पर नहीं आता है तो आप 500 रुपया जुर्माना लगा सकते हैं। कोर्ट उसको 10,000 तक जुर्माना ले आ सकते हैं। कोर्ट उसको 1 महीने का जेल दे सकती है। वो कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट में ईडी जाएगा, करेगा। तो ये है, ईडी तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उसके अधिकारियों को कानून बता रहा है, जो आप धारा सब पढ़ेंगे, तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उसको हो जाए कि वाकई इन्होंने माने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हवाला निषेध कानून के तहत इन्होंने भ्रष्टाचार किया है पीएमएलए के तहत, वो कंफर्म हो जाते हैं, फिर वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसलिए उनके साथ भी ईडी के इतना नहीं है कि एकदम ओपन हैंड है कि किसी को जाए और कोर्ट उसको अंदर भेज दे। हमारा देश कानून से चलता है। ये बात सही है कि एजेंसियों के पास इतनी ताकत होती है कि कल अवधेश कुमार के खिलाफ भी कोई केस बना दें तो मैं भी अंदर जाऊंगा, छूटने में मेरे को भी समय लगेगा, और फिर हमारे मित्रों को भी ऐसे ही टीवी डिबेट करना पड़ेगा कि भैया अवधेश जी तो बड़े ईमानदार थे, उसमें भी टाइम लग जाता है। वो हमारे यहाँ का नियम है। लेकिन इस समय देश में क्या परिस्थिति है कि विपक्ष के राज्यों ने पहले सीबीआई को लेकर के अपने विधानसभा में कहा कि हम सीबीआई का निषेध करते हैं, हमारा जो केंद्र के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हमारे राज्य में सीबीआई नहीं घुसेगी, एक ऑर्डर पारित कर दिया है। बाद में केंद्रीय एजेंसियां नहीं आएंगी, लेकिन जहां फिर टेररिज्म हो जाता है वहां वो कहती हैं कि एनआईए को दे दो जांच करने के लिए, अपने भी कई बार सीबीआई की मांग करती हैं। तो इसमें अभी जो हमले हुए हैं, एक वातावरण जो बनाया गया हुआ है, यानी ये बात तो सही है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछता हूं कि जब ईडी या कोई कार्रवाई करती है तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगता है इधर से, या पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भाई ईडी अपनी कार्रवाई करे, आपको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए ना आप। ईडी जो करवा, ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के नेता को पहले से सूचना है और ईडी वो हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये नहीं संभव है कि ईडी पहले इनको मैं जा रहा हूं छापा मारने। लेकिन राजनीति है इस समय हमारे देश में। केंद्र सरकार को लेकर देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम सब लोग आवाज उठाते थे कि शीर्ष स्तर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म होना चाहिए। अन्ना का आंदोलन उसी को लोकपाल बने वो नहीं हुआ है, तो कहीं से तो कार्रवाई होगी ना भाई। ये नहीं होता है कभी दुनिया में कि 100 भ्रष्टाचारी हैं तो 100 पर कार्रवाई हो ही जाती है और पकड़ में आ जाते हैं। वो हमेशा ऐसे हुआ है, 500 अपराधी रहे हैं तो 500 पकड़े जाए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। होना चाहिए, होता नहीं है। तो जिनके केस आ गए हैं, क्या वो सारे लोग, खासकर पश्चिम बंगाल में तो ज्यादातर केस जो है कोर्ट के ऑर्डर से हुए हैं। उसमें ज्यादातर केस में कोर्ट के ऑर्डर है भाई, सारे कोर्ट के ऑर्डर से हुए हैं। ये लोग बार बार कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने कहा होगा, कई एफआईआर कोर्ट के ऑर्डर से उसमें दर्ज हुए। जो राशन घोटाला है इसमें क्या कोर्ट में लोग नहीं गए? गए हुए हैं। इसी में आराध्या के घर पर तो समस्या नहीं हुई, वो तो रात में अरेस्ट हो गई है, जिसका वो अरेस्ट, और उसका बाकी चीजें भी हुई है। तो पश्चिम बंगाल में देश में एक वातावरण पूरा बनाया गया है कि एकदम ईडी जो है तो केवल विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अजीत पवार, अब अजीत पवार के खिलाफ जाओ ना कोर्ट में, मैं कह रहा हूं। अजीत पवार जब उसमें भी उप मुख्यमंत्री थे तब भी मामले उन पर चल रहे थे, आज भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। अब वो मामले कोर्ट में चल रहे हैं तो आपके पास इतने वकील हैं, कोर्ट को कहिए फास्ट करे ले जाके। आप जो यहां लड़ते हैं, एक बार कोर्ट में भी जाना चाहिए ना, लड़ना चाहिए, लड़ो। केस तो किसी का हटाया नहीं गया है। अगर कोई ये मान ले कि सरकार में आता ही केस हटा गया तो ये गलत है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार केवल कानूनी कार्रवाई से खत्म नहीं हो सकती है। वो व्यापक राजनीतिक सुधार का विषय है, समाज का विषय है कि हम कैसे लोगों को वोट देते हैं, वो व्यापक विषय है। लेकिन इसके लिए जो कार्रवाई हो रही है हम बिल्कुल एक पक्षीय और गलत कह दें, इससे मैं सहमत नहीं हूं। दूसरे क्षेत्र में अगर हो रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन पर हो रहा है उनमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि ये वाकई ईमानदार है, इसने वाकई गलत तरीके से लेन देन नहीं किया है और तब इस पर कार्रवाई हो रही है। ये एक व्यक्ति नहीं है इस समय देश में। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे अवधेश जी ने कहा, अब ईडी तो उस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं कि तमाम सवाल लिए जा सकें, लेकिन वो जो 3% राजनेता हैं उनमें से क्या सभी पार्टियों के हैं? ये एक जनमानस एक सवाल करता है। बात 3% के आंकड़े की नहीं है। 3% का जो 100% है, क्या उसमें सत्ता और विपक्ष बराबर है? नहीं है। और दूसरा, जो तमाम नाम इससे पहले मैंने सवालों पर लिए थे, आप भूपेश बघेल से लेकर वैभव गहलोत के नोटिस की टाइमिंग देखिए। जब कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं तो वो नोटिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अजीत पवार के पास वो नोटिस तब नहीं पहुंचते जब चुनावों में जाना होता है। इस तरीके के आरोप, इस तरीके की बातें विपक्ष के भी लोग लगाते हैं और सोशल मीडिया पे भी तमाम जो लोग हैं जो इन चर्चाओं पर शामिल होते हैं वो भी लिखते हैं। और इससे जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो मैं मूल सवाल करना चाह रहा हूँ, एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी, उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों को निष्पक्ष तौर पर या न्याय संगत नहीं माना जाता है। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक हित के लिए होता है। बात उससे आगे की ये है कि आपने गड़बड़ी की है तभी आप पकड़े गए हो। अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया नहीं निकल पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं निकल पा रहे हैं?
शुरुआत में तो आपको इसलिए पकड़ लिया गया कि राजनीतिक विद्वेष था। वो जो 3% का डेटा है उसमें कितने लोग विपक्षी दलों के हैं ये मेरे और कितने दल खुद सत्ताधारी के मेरे पास नहीं है इसका आंकड़ा, लेकिन मैं उसको बिना देखे भी कह सकता हूँ कि सारे ही विपक्षी मान लिया। जब दूसरा आता है तो उसकी फाइल खोलता है, जो सत्ता में आता है वो सामने वाले की गलतियां पकड़ता है और उसकी फाइलें खोलता है। मुझे लगता है अब तो इस पर विवाद भी खत्म हो जाना चाहिए। हमारे देश की राजनीति का चरित्र ही ऐसा हो गया, लेकिन इस राजनीति के चरित्र में जब बंगाल का रक्त चरित्र शामिल होता है तो बहुत खराब लगता है। बंगाल की वो धरती जो कवियों की, मनीषियों की, संगीतकारों की, विद्वानों की, महापुरुषों की धरती है, वहाँ पर जब इस तरह की हिंसा के दृश्य आते हैं और लगातार आ रहे हैं, स्थानीय चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, एक समय में जो बात इस देश में बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए की जाती थी, वहाँ पर तो चुनाव बिल्कुल साफ स्वस्थ होने लगे। इक्का दुक्का घटनाएं सामने आ रही हैं, बूथ लूट लिए जाते थे, वोट देने नहीं दिए जाते थे, वो ज़माना खत्म हो गया। और बंगाल में अब ऐसा हो गया कि एक अधिकारी भी जांच करने जा रहा है, चलो राजनीतिक विद्वेष से जा रहा है, लेकिन कानून की लड़ाई तो कानून ही लड़ेगा ना। जो अवधेश जी भी कह रहे थे कि कल को इनको भी किसी गलत जाल में फंसा लिया जाए, इनको भी कानूनी प्रक्रिया से ही निकलना पड़ेगा ना। मेरे खिलाफ भी कल को कोई गलत मुकदमा हो जाए, मुकदमा गलत है या सही है, अब तय कहाँ पर होगा? ये तो अदालत में होगा। मैं मान रहा हूँ कि राजनीतिक विद्वेष से हो रहा है, लड़ना भी उसको लेकिन उसी तरीके से पड़ेगा ना। अगर उसके पास कोई भी कागज या कोई भी सबूत नहीं तब भी पकड़ रहा है क्या वो, तो फिर कोर्ट भी तो बैठी है ना, कोर्ट ने बरी भी किया है ना ऐसे मामले में लोगों को, तो आप कोर्ट से बरी हो जाइए। अगर आप सचमुच बहुत साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और आपने कोई गलत काम नहीं किया है और आपको राजनीतिक विद्वेष से पकड़ लिया गया है, तो आपके जो कंस्टिट्यूएंसी, जो आपकी सीट है ना, वहां पर आपकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है, आपके वोट बढ़ने ही वाले हैं ना। जो अरविंद केजरीवाल या दूसरे अन्य नेता भी सामने आकर बार बार कह रहे हैं, वो तो सहानुभूति लेना, अपने वोटरों से ही बात कर रहे हैं दरअसल वो, कि देखो मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो हाय, ये बेचारा जबरदस्ती फंस गया, लेकिन इस बेचारगी को साबित कहां करना है? आप कहां करना है? कोर्ट में करना है। अगर आपको फंसाया भी जा रहा है तो आपको साबित कोर्ट में करना है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं, अवधेश जी ने जो डेटा दिया है कि केवल 3% राजनेताओं पर है और बचा हुआ पूरा जो 97% है वो अधिकारियों पर है, मैं उसको तो सही मान लेता हूं, लेकिन उस बचे हुए 3% का बिना विश्लेषण किए भी मैं कह सकता हूं इक्का दुक्का केस ऐसे होंगे, क्योंकि जब बहुत ही ज्यादा केस हाईलाइट हो गया, पैसा सामने ही दिख गया, ईडी को कार्रवाई करना जरूरी, जो कर्नाटक में एक भाजपा विधायक के बेटे के मामले में हुआ भी था, हो सकता है वो कार्रवाई आगे नहीं पहुंचे। और ऐसा भी होता है वॉशिंग मशीन वाला मामला, कि जब वो सामने वाले दल में था तो उसके खिलाफ खूब ईडी की, और जो अजीत पवार के मामले में कहा भी गया, खूब बातें होती रही, समन भी भेजे गए, लेकिन जब उन्होंने दल बदल लिया तो उनको समन नहीं भेजे गए। तो इस वॉशिंग मशीन को लेकर भी अब कोई संशय रह गया है क्या? और ये वॉशिंग मशीन कौन से सत्ताधारी दल की तरफ नहीं लगी, ये भी बता दीजिए। ऐसा भी नहीं कि एक ही दल ने लगवाई है। सवाल उससे आगे का है, जो उसको लेके जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहले से गिरफ्तारी की शंकाएं जाहिर की जा रही है, आप प्रमाण दीजिए और छूट जाइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। राजनीति के स्तर पर जो भी हो रहा हो, मेरा ये कहना है, अगर आपको फंसाया जा रहा है, आपको पकड़ लिया गया है और आप ये साबित कर देते हैं कि मेरे को जबरदस्ती पकड़ लिया गया था, कोई कागज, कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं है, कितने समय तक आपको परेशान किया जा सकता है, ये भी बताइए। ठीक सर, आप जोड़ना चाहते हैं? मैं दो चीजें कहूँगा। एक तो जैसे अभी अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही और सही है कि कोर्ट के आदेश पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ एजेंसियाँ करती हैं। जैसे चारा घोटाला पूरा कोर्ट के आदेश पर ही हुआ, और यह बंगाल के मामले में है। लेकिन एजेंसियों पर उंगली तब उठती है जब कोर्ट के कुछ आदेशों पर तो आप तत्परता से कार्रवाई करते हैं और कुछ आदेशों को आप ऐसा दाखिल दफ्तर कर देते हैं कि पता ही नहीं लगता। उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला, पूर्णिमा जी बैठी हुई हैं, 1 लाख करोड़ का उस समय का था, जिसमें लगातार निरंतरता से सरकारें उसमें शामिल रहीं, जो आई वहाँ पर सीबीआई दबाए बैठी हुई, हाई कोर्ट का आदेश, उसके खिलाफ लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको, हाई कोर्ट के आदेश को जो है वो, तो अदालत का आदेश है, लेकिन यूपीए सरकार भी दबाए बैठी रही, मौजूदा सरकार भी शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार मिटाने में लगी हुई है, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे आदेश कोर्ट के आते हैं, लेकिन राजनीतिक दल और सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार उन पर एजेंसियों को कार्रवाई करने देती है, नहीं करने देती है, ये एक सच है। दूसरा सच ये है कि जो भी जदीप जी ने कहा कि आधी मतलब वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन इधर कुछ ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, पहले भी होती रही होगी, पहले भी होती, अब वो पहले तो शायद वो कपड़ा बट्टा से मेहनत से वो बोगरी से पीट के कपड़े धोए जाते थे, अब एकदम से हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, कल्पनाथ राय केंद्र में मंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उनके खिलाफ 2 मामले आए, एक
उनके पीए को लेकर आपराधिक मामला था जिसमें वो दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए कुछ लोग गेस्ट हाउस में ठहरा दिए गए थे, और दूसरा चीनी घोटाले का मामला था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मंत्री थे, लेकिन उनके खिलाफ जांच हुई, कार्रवाई हुई, कल्पनाथ राय को जेल जाना पड़ा, पार्टी से निकाले गए। एक उदाहरण बता दीजिए आप ऐसा कि आरोप लगे हों और कोई, जिस मंत्री के बेटे की कार से किसान मारे गए हों वो आज भी उसी डिपार्टमेंट मंत्री बने हुए हैं, मतलब विभाग तक नहीं बदला गया, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो किस तरह से आप कहेंगे कि बाकी सब आप तो सही। फिर जिनके खिलाफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गिरफ्तारी की और सीबीआई और ईडी जांच की मांग की जाती रही, वो सुशोभित है विभिन्न पदों पर जब आपके साथ आ जाते हैं। मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर रहा हूँ, ये सज्जन जिनका नाम आ रहा है जो मारपीट में, कल को ये शामिल हो जाए तो पता लगा इनका भी मामला गायब हो जाएगा। राजस्थान में जिसने इंजीनियर का हाथ तोड़ा, विधायक मलिंगा ने, कांग्रेस के विधायक, उसको टिकट दे दिया चुनाव में, इसी चुनाव में जी बीजेपी ने। तो कौन सा मानदंड आप स्थापित कर रहे हैं भाई? तो सवाल ये है कि नैतिकता के मानदंड सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सपक्ष हो। और निश्चित रूप से ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ इसके आधार पर पश्चिम बंगाल की घटना को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। वो बहुत ही निंदनीय, दंडनीय, शर्मनाक है और उसके खिलाफ ममता बनर्जी को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, वरना उंगलियां उन पर भी उठेंगी। ठीक है अवधेश जी, अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाके जो मैंने बिलाल साहब से भी पूछा था, संजय सिंह वाले प्रकरण पर हमने चर्चा की थी, तब भी हमने देखा था कि कैसे विपक्ष ने इसको एक मौके के अवसर के तौर पर देखा था। अगर इतने प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, अब वो विपक्ष में एकता क्यों नहीं दिख रही कि अगर टीएमसी के यहाँ या बंगाल में कोई कार्रवाई हो रही है, वहां तो कांग्रेस की स्थानीय यूनिट जो है वो ममता बनर्जी सरकार का विरोध कर रही है और वो कह रही है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं राष्ट्रपति शासन लग जाए। मतलब भाजपा ने तो पुरजोर तरीके से किया, स्थानीय यूनिट की लड़ाई वहां पर दिख रही है। संजय सिंह के मामले में जितना साथ सब दिखाई दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के मामले में या जेएमएम के मामले में, हेमंत सोरेन के मामले में वो नहीं दिख रहा। क्या इंडिया गठबंधन जो है, जो विपक्षी दल हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर ये मामले जो आप लगातार कह रहे हैं कि गड़बड़ है तो पकड़े जाएंगे, अगर ये सही हुए और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहेंगे तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा? क्या ऐसे मामलों से वहां पर भी वो जो दूरी वो और दिख रही है? आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी है कि भैया यहाँ तो कानून है नहीं, यहाँ तो केंद्रीय एजेंसियाँ भी नहीं करती हैं। तो इससे यही बात है ना, इसी से पता चलता है कि सच क्या है। जैसे राम जन्मभूमि को लेकर एक समय विरोध करने वाले भी रक्षात्मक हो गए थे कि अगर हमने किया तो हमारा वोट जा सकता है धीरे धीरे। अब फिर वो अलग प्रकार है कि ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल रहे हैं, वही ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई में है। जिस प्रकार से हम पत्रकार लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के माइंडसेट में है, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है। अगर हमने बात उठाई तो जनता के बीच अगर भाव फैला हुआ है कि भाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, अरविंद केजरीवाल और बाकी शराब घोटाले में पकड़े जा रहे हैं, राशन घोटाला सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस उनका समर्थन करने जा रही है, तो फिर हमको वोट में लेने के देने न पड़ जाए। सब राजनीति के लिए हो रहा है। अपने पर आती है तो जरूर लोग चाहता है, लेकिन सबके सामने स्पष्ट है, क्योंकि ये आखिर उनके भी सलाहकार लोग हैं ना, पत्रकारों से संगति है तो फैक्ट तो सामने आता है। जो कुछ कोर्ट में सुनवाई होती है, उस कोर्ट में जो ईडी फैक्ट रख रही है वो सबके सामने आ रहे हैं कि कैसे हैं। तो इसलिए इस समय जो स्थिति पैदा हो गई है कि ये बात सही है कि आईएनडीआईए के गठन के पीछे एक बड़ा कारण जो मानसिकता थी कि भैया अगर ये शासन रह गया तो एक एक करके सबको ये खत्म करेगा और आज सब लोग अंदर जाओगे और सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी, भाजपा अकेले जो है देश में रहेगी। कुछ लोग अंदर जेल जाओगे या भाजपा के अंदर जाओगे, तो दो रास्ते रहे। चलो इन्होंने दूसरा जोड़ दिया अपना, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो जाओगे तो वो इसलिए वो एक इकट्ठा हुआ था। आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूं कि इस देश में और भी पॉलिटिशियंस हैं भाई, पश्चिम बंगाल थी, आप केरल में भी है, एक दो घोटाले हैं, लेकिन नॉर्मल केरल के नेताओं पर इतनी छापेमारी नहीं हो रही अगर आप ध्यान से देखें तो। ऐसा है कि पूरे और भी बहुत सारी पार्टियां, मतलब वो चाहे आंध्र प्रदेश के, यहाँ तक कि आपको टीएमसी में भी देखेंगे ना तो उस फैमिली को लेकर जरूर हुआ है, लेकिन ये सोचेंगे कि पूरे सारे नेताओं के विरुद्ध वहां छापेमारी हो गई, ये बहुत कम पड़ दिया, वैसी स्थिति नहीं है। इवन आप शिवसेना में भी देखेंगे तो मान लीजिए संजय राउत पर मामले हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि और नेता भी भोकल रहे हैं और नेताओं पर, इसलिए वो सारी बातें देखनी पड़ती है। इस समय का माहौल यह है कि ईडी ने जो केस किया है वो फैक्ट्स पर आधारित है, इसमें कहीं कोई जो हम लोग भी देख रहे हैं वो फैक्ट्स पर आधारित है। ये बात सही है कि कुछ केस शायद अगर उस पर गहन छानबीन नहीं होती तो लंबे समय तक नहीं बनता,
ये भी उसमें फैक्ट है। क्योंकि छानबीन हो रही है तो वो केस बन रहा है, तो इस कारण केस हुआ। लेकिन पॉलिटिक्स की मानसिकता यह है कि भैया हम लोग गड़बड़ी तो हुई है, अब उस गड़बड़ी में हम स्टैंड क्या लें ये ठीक नहीं। कोई कोर्ट तक गए हैं, ईडी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में 64 PIL दायर हुई है, बड़े बड़े वकील खड़े रहे हैं, वहां से वापस लौटना पड़ा है। हालांकि ईडी को भी कुछ कहा गया है कि आप कैसे करें हैं, उनके अधिकारों की व्याख्या हुई है। तो सब जगह से आने के बाद जो सिचुएशन है, इसलिए देखिए ईडी की मैं ये मानता हूं कि किसी भी एजेंसी को इतना ओपन हैंड हमारे देश में, क्योंकि एजेंसी में भी वही हमारे आपके बीच लोग जाते हैं, वो भी पैसे के लेन देन से भ्रष्टाचार कर सकते हैं। सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, ईडी के भी पकड़े जाएंगे। सबसे बड़ा जो सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, वहां के लोग पकड़े गए हैं। तो इसीलिए अब लेकिन उनको भी इतनी खुली छूट नहीं, और हमारे यहाँ अंततः न्यायालय है। मेरा मत यह है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सबको कानून के शासन का पालन करते हुए आप कोर्ट का ऑर्डर में कोर्ट में जाना चाहिए कि हम कोर्ट से चाहते हैं कि कोर्ट हमारे लिए कोई रिसीवर नियुक्त करे, कुछ ऐसा करे, और हमसे सीबीआई उनके सामने, अगर आपको अविश्वास है तो। ये भी करने लोग नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोर्ट भी अगर कोई आदमी डिप्यूट कर देता है, कोर्ट में कोई गया है कि हम कोर्ट के किसी व्यक्ति के सामने हम अपना बयान दर्ज कराना चाहते हैं, इस पर कोर्ट कोई फैसला दे सकता है, ये तो अधिकार है किसी के पास। मैं कई बार बोला कोई नहीं जा रहा है। तो जब दाल काले होते हैं ना, बाहर के चेहरे और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, जब भ्रष्टाचार करते हैं तो साहस के साथ खड़ा होकर सीना तान के नहीं लड़ पाते हैं, फिर आप जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वही इस समय देश में हो रहा है। ठीक है, पूर्णिमा जी आप जोड़ना चाहती थी? हाँ, मैं इस पे ये कहना चाह रही हूँ कि आप इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है उसको ये पैमाना मत बनाइए कि ईडी के मामले में कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है। जहां प्राइमा फेसी लोगों को लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ होगा, लोग उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। आपने संजय सिंह का उदाहरण दिया, शायद संजय सिंह के मामले में लोगों को लगा होगा, क्योंकि संजय सिंह की जो पब्लिक इमेज है वो ऐसी है कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब लॉकडाउन का पीरियड था, हम सबने देखा था संजय सिंह के घर में उनके अपने पैसे से उन्होंने महीनों बहुत सारे लोगों को, जो बेचारे उस वक्त आउट ऑफ जॉब हो गए थे, काम नहीं था, भूखे रहते थे, उनको खाना खिलाया है। पब्लिक किचन उनका चलता था बाकायदा, ये सबने देखा है। तो एक परसेप्शन की भी बात होती है। जहां परसेप्शन है कि मामला हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, वहां ये लोग नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि साथ खड़े होंगे। एकजुटता के दूसरे पैमाने को हम देखेंगे, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे। ईडी के इशू पे कौन किसके साथ खड़ा है वो पैमाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, केजरीवाल जी का आपने कहा, केजरीवाल जी का थोड़ा सा जो अभी 3-4 बार गए, समन आया और नहीं गए, वो भेड़िया आया वाली स्थिति वो क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि समन आए तो उनको जाना चाहिए, जाते ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये क्यों उनके मन में डर है? भाई सोनिया गांधी भी ईडी के समन पे गई थी, राहुल गांधी भी ईडी के समन पे गए। जिसको भी आता है वो जाता है। समन से भागना मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक चतुराई हो सकती है। ठीक है, आप जोड़ना चाहते हैं? हाँ, फिर मैं अंतिम असल में एक कानूनी प्रक्रिया की बात करूं। दरअसल क्या है हमारे देश में, एक तो अदालत की बात, जैसे बार बार अवधेश जी कह रहे हैं, ठीक बात है, अदालत जाना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि दरोगा जी एक आदमी को पकड़ के उस पर 25 रुपये वो एक पुड़िया रख दें और उसको जेल भेज दें, तो वो तो दागदार हो गया पूरे मोहल्ले में कि तो स्मैकी है, चरसिया है, स्मगलर है, नशेड़ी है या धंधा करता है, वो तो हो गया। अब वो कोर्ट से छूटे 10 साल बाद, उसकी तो बिगड़ गई जी। दरोगा जी पे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोर्ट से छूट गए तो दरोगा जी क्यों पकड़ा था। समस्या यहाँ आती है जी। अमेरिका में आप तुरंत सू कर सकते हैं एजेंसी को। हमारा जो संवैधानिक जो ढांचा है पूरा, वो ब्रिटिश सिस्टम पे है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि राज्य तो गलती करता ही नहीं है। तो समस्या ये है कि मान लीजिए कोई नेता हो या कोई भी हो, कोई पब्लिक फिगर हो, इंडिविजुअल हो, एक बार कोई एजेंसी या कोई पुलिस उसको किसी आरोप में डाल दे, वो तो दागदार हो गया, मीडिया में चल गया, घेर घेर कर टेलीविजन में चल गया। अब आप देखिए एक उदाहरण, ये जो आपके 2G घोटाला था। अब 2G घोटाले में जितने लोग जेल गए, कनिमोझी, ये राजा और सारे लोग, सब पे टेलीविजन चैनलों में उसमें बड़ा घेरा लगा के ऐसा लग रहा था सबसे बड़े चोरी हैं। कोर्ट ने कहा इसमें घोटाला ही नहीं हुआ, मतलब सबूत ही नहीं है, सीबीआई पे। उसके बाद सीबीआई हाईकोर्ट भी नहीं जाती, आगे गई नहीं, मामला खत्म। अब उनकी उस इज्जत का क्या हुआ? समस्या यहाँ आती है। आसान है कह देना कोर्ट में चले जाइए जी, ठीक है, कोर्ट में जाएंगे लोग, इसके अलावा चारा क्या है? नहीं जाएंगे तो एजेंसी ले जाएगी कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन कोर्ट में फैसला कब होगा? फैसला कब होगा आखिर, ये भी तो समस्या है। और फिर फैसला अगर पक्ष में आया तो क्या जिस एजेंसी ने उनको गलत फंसाया था, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी उन अधिकारियों पर? नहीं होगी, क्योंकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है।
तो किसी को उठा के बंद कर दें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सब पर। ये एक आम नागरिक के लिए बड़ा सवाल है, खाली नेताओं के लिए नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है 25-25 साल लोग जेलों में गुजारते हैं, जवानी निकल जाती है, और जब सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष छूटते हैं, आतंकवाद के ऐसे मामलों में कितना हुआ? ठीक बात। तो आप उठा के बंद कर दिया, उसके बाद जो है साबित करते रहो, और उस पूरा जीवन जेल में निकल गया, बदनामी अलग हो गई, परिवार बर्बाद हो गए, और नतीजा। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये इस पर जो है सोचना चाहिए। जो हम लोग कानूनी सुधार और न्यायिक सुधार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आईपीसी को आपने बदल दिया, थोड़ा इसको भी बदले सरकार। ठीक है, आखिरी सवाल जयदीप जी जो मैं आपसे करना चाहता, पूर्णिमा जी ने जिसको छुआ कि इन चीज़ों से हमको नहीं देखना चाहिए, इंडिया जो गठबंधन है उसकी एकता पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल वो इसलिए था, राहुल गांधी के मामले पे तमाम नेताओं ने, और मुझे उत्तर प्रदेश के नेता बखूबी याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि जब हम पर दिक्कत आती है, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा जब हम हाउस अरेस्ट होते हैं तब तो आप वो यूनिटी नहीं दिखाते जो आप डिमांड कर रहे हैं। अब अगर ममता बनर्जी का विरोध होगा, जिस पर वो पहले भी नाराज हो चुकी हैं, कि अगर आप बंगाल में हमारा विरोध इस तरीके से करेंगे, आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेंगे, तो अगली बार जब सीट शेयरिंग जैसा संवेदनशील मामला सामने आना है, नेताओं को आमने सामने बैठना है, क्या वो दिक्कतें ऐसे मामलों में साथ ना देने और साथ ना देने से ज्यादा खुलकर विरोध करने से और बढ़ेगी? ये अभी ज़्यादा गंभीर मुद्दा है पूरे समूचे INDIA गठबंधन के लिए, क्योंकि वो किन शर्तों पर जुड़ेंगे और किन शर्तों पर अलग हो जाएंगे, ये बहुत संजीदा मसला है। दरअसल तो वो पूरा गठबंधन जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। कौन है और कौन बाहर हो चुका है इसका भी कोई स्पष्ट नहीं है। ममता बनर्जी पूरी तरह से अंदर है भी या नहीं है, कोई बात नहीं, तस्वीरें खींची हैं, मीटिंगें हुई हैं, लेकिन दरअसल वो गठबंधन हुआ है कि अब तो विधानसभा चुनाव भी हो गए, लोकसभा में सीटों को साझा करने के लिए और मिलकर लड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल वही है कि कितनी जगहों पर वो एक सिंगल विपक्षी उम्मीदवार खड़ा कर पाएंगे। लेकिन बड़ा मसला ये है कि अगर इस तरह के मुद्दे, कि आपने इस मुद्दे पे हमारा साथ नहीं दिया, हम हाउस अरेस्ट हो गए तो आप हमारे साथ नहीं आए, हमारे घर में ईडी आ गई तो अधीर रंजन चौधरी तो लगे कहने कि राष्ट्रपति शासन ही लगा दो, वहाँ अरविंद केजरीवाल कहने लगेंगे कि मेरे खिलाफ जब हुआ तो एक आदमी ने उसके खिलाफ नहीं बोला, रिट्वीट तक नहीं किया। ऐसे मुद्दे अगर सिर उठाने लगेंगे तो जो बड़ा उद्देश्य है सबको मिलकर मोदी और NDA को हराने का, वो उद्देश्य निश्चित ही विफल होगा और उस देश से भटक जाएंगे। और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल तो यही चाहेगा भी कि किसी भी तरीके से ये बनती हुई जो एकता है, जो पूरी तरह अभी बनी भी नहीं है, उसमें फूट डाले जाए। अब गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अगर सचेत हैं कि हमें फूट डालने के लिए किया जा रहा है और हमारे जो पार्टियों के या व्यक्तिगत स्तर के मुद्दे हैं उनको अलग रखकर भी हमें साझा उम्मीदवार लड़वाना है, इतना बड़प्पन, इतनी समझदारी अगर वो दिखा पाएंगे तो ही लड़ पाएंगे। नहीं तो अगर उनमें फूट डालने की कोशिश हो गई और वो फूट पड़ गई तो फिर उद्देश्य तो सफल हो गया। ठीक है, और इसी टिप्पणी के साथ इस चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ, उस बात के साथ कि जैसा हमने शुरू में भी कहा कि लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लगातार एक्शन बयान हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी नेता हैं जो खूब ये कह रहे हैं, खूब कह रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हम ही इन कार्रवाइयों का शिकार हो रहे हैं, अगर वो इन कार्रवाइयों के बाद एक दूसरे पर ही वार करते रहेंगे तो जो बड़ा टास्क है जिसके बारे में कहा गया था कि वो 2023 के खात्मे के साथ पूरा हो जाएगा, 2024 में भी अब जो सवाल वाजिब है कि वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्या वो दिखाई भी देगा, क्या वो इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है वो उसी तरह बना रहेगा। अपनी अपनी टिप्पणी, अपने अपने विचार रखें, एजेंसियों के काम करने से लेकर इस विपक्षी गठबंधन की एकता तक। आपको ये विचार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स पे लिखकर अपनी राय जरूर जाहिर करिए, और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना, इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप सभी का अपना अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।